आज का दंगल राम के नाम पर जाति की सियासत को लेकर है। राम, जिनकी छवि बाबा साहेब आंबेडकर के बनाए मूल संविधान तक में है, उस राम की मर्यादा और नाम के अस्तित्व पर सवालों की सियासत हो रही है। जरिया बनी है तुलसीदास की रचना। रामचरितमानस बिहार से रामचरितमानस के खिलाफ शुरू हुई राजनीति उत्तर प्रदेश होते हुए अब दिल्ली तक पहुंच गई है। आरजेडी के बाद समाजवादी पार्टी भी रामचरितमानस विरोध के बहाने जातिगत जनगणना की असली मांग पर उतर आई है। अखिलेश यादव एक तरफ केंद्र पर जातिगत जनगणना के हक की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अखिलेश की ओर से खुद को शूद्र बताए जाने पर मायावती ने सवाल उठा दिया, क्योंकि दरअसल ये मामला न तो राम का है, न राम जन्मभूमि का है, न रामचरितमानस का, और न ही राम की चौपाइयों की व्याख्या का है। यह पूरा विवाद सीधा सीधा संगठित हो चुके हिंदू वोट बैंक को जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश का है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रामचरितमानस पर विवाद के बहाने उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट को जाति जाति को बांटने की चुनावी सियासत हो रही है? क्या बिहार में हो रही जाति जनगणना का मकसद बीजेपी के संगठित हिंदू वोट बैंक पर दबाव बढ़ाना है? क्या 2024 में बीजेपी के रामराज वाली सियासत के मुकाबले बीजेपी के विरोधी दल जाति का कार्ड खेलने वाले हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रामचरितमानस के अपमान के नाम पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, नेताओं की बयानबाजियां जारी है, तरह तरह की पोस्टरबाजी जारी है। लखनऊ में सिख समुदाय के लोग नाराज थे। रामचरितमानस की प्रतियां लेकर समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंच गए थे, तो समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर नया पोस्टर लगा था कि वर्ण व्यवस्था ने अछूत बना दिया। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदू जागृति मंच के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन कर रहे थे, तो देवरिया में अखिल भारतीय चौहान सभा वाले पोस्टर लगाकर बैठे थे कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। उधर ग्वालियर में हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी भी मांग करने लगी है कि सरकार रामचरितमानस में संशोधन करे। हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है, महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े दलित आदिवासी आहत होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। जो बयान है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है। यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है। विवाद पर भड़की विश्व हिंदू परिषद तो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी की मान्यता रद्द की जाए। हमें स्पष्ट लगता है कि सामाजिक विद्वेष करके अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने वाले दलों को किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। रामचरितमानस पर राजनीति यहाँ तक क्यों पहुँची है, वो सुनिए। 2024 में राम जन्मभूमि मंदिर तैयार हो रहा है। बीजेपी के लिए ये वोटों का रामराज होगा। इसी के मुकाबले राम के नाम की राजनीति बिहार से शुरू हुई, जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बता दिया। बीजेपी ने इसे फौरन प्रभु राम के अपमान और हिंदुत्व की अस्मिता से जोड़ दिया। इसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को दलित, ओबीसी, महिला विरोधी ठहरा दिया। चंद दिनों बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग कर डाली, और फिर अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर दिया। जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी भी हैं, और मैं जानता हूं कि वो जिस पीठ से आते हैं उसका बहुत सम्मान है। कम से कम वो सदन में हमें बताएंगे शूद्र कौन है। मुझे भी ये बताना पड़ेगा भगवान कृष्ण कैसे इनकी पूजा दुनिया में हो रही है। उधर अखिलेश के मुंह से शूद्र शब्द निकलते ही मायावती सक्रिय हो गई। ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी शूद्र कहकर अपमान मत करे, संविधान में उन्हें SC ST दलित कहा गया है। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड भी याद दिला दी। हालांकि अब अखिलेश यादव की ओर से एक और ट्वीट किया गया और लिखा कि बीजेपी के लिए दलित वोट के पैमाने पर हिंदू है, हक मांगने पर बिंदु है। अखिलेश भी अब हक का नाम लेकर जातिगत जनगणना की मांग करने लगे हैं, क्योंकि बिहार से यूपी तक जाति के नाम पर राजनीति करने वाले दलों को लगता है कि 2024 के चुनाव में सबका साथ, सबका विकास और राम राज्य के मुकाबले
85% ST SC OBC बनाम 15% अगड़ी जाति का दाव काम कर जाएगा। आज तक ब्यूरो। यूपी और बिहार, अगर दोनों के ही 2019 और 2014 के आंकड़े आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से हिंदू वोट बैंक को एक मुश्त करके बीजेपी ने अपने पक्ष में माहौल बनाया। क्या उसी को तोड़ने की यह कवायद है ताकि जातियों में बांटकर सियासत को चमकाया जा सके और 24 में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके? या फिर विपक्षी दल जो दावा कर रहे हैं उनके दावे में दम है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सभी का निशाना साल 2024 का लोकसभा चुनाव ही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बृजलाल जी, जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर साहब, आप बीएसपी के सांसद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। राजू दास जी, आप महंत हैं हनुमानगढ़ी के, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। और हमारे साथ दीपक झा जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बृजलाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, एक तरफ तो अखिलेश यादव, दूसरी तरफ आरजेडी, इन तमाम पार्टियों ने मोर्चा खोलकर रखा हुआ है कि रामचरितमानस से उस विवादित हिस्से को हटाइए और दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है बीजेपी, और उसी सियासत को चमकाने की आप लोगों की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। उनके आरोपों पर क्या है जवाब? रामचरितमानस से नहीं था। हाँ, रामचरितमानस तो 500 बरस से है। और अगर कोई बाबा साहब से बड़े विद्वान तो स्वामी प्रसाद मौर्य है नहीं, तो अगर कोई बात होती तो बाबा साहब उस पर कहते। सबसे बड़ी बात है, ये जो विरोधी पार्टियां हैं जो मार खाई हैं, 14 का पार्लियामेंट हारी, 19 का हारी, यूपी इलेक्शन हारी, 2 बार हारी, तो इनकी जो बौखलाहट, इन्होंने गठबंधन बना लिया 2019 में, बीएसपी, कांग्रेस, सपा सब ने मिलकर बना लिया। लेकिन इसके बाद ये बौखलाहट, ये एक नैरेटिव बढ़ रही है। और ये नैरेटिव का सीधा मतलब है कि किस तरह से दलित वोट को तोड़ा जाए, बैकवर्ड वोट को तोड़ा जाए, और तोड़ करके और इनको ये अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहती, जो संभव नहीं है। तो इस तरह का एक विमर्श करना, ठीक है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको प्रदेश की जनता, हाँ, देश की जनता, हाँ, दलित वह सब समझते हैं। और दलित अब जान गया है कि कौन उसका हितैषी है, किसने उसके लिए काम किया है, किसने काम नहीं किया है, क्यों उसको मूर्ख बनाता रहा, ये दलित अच्छी तरह समझते। मलूक नागर साहब, जो बातें इस वक्त सांसद साहब बीजेपी के कह रहे हैं, उनके दावे में दम तो है। दलितों के उत्थान की बातें तमाम पार्टियों की ओर से की गई, लेकिन आज भी अगर स्थिति जस की तस है, और यहां पर देखिए बीजेपी की ओर से जो योजनाएं भी चलाई गई हैं उसका भी जिक्र हम करेंगे, लेकिन ये जो सियासत अखिलेश यादव की ओर से शुरू की गई है, आपको क्यों लगता है कि शूद्रों के नाम पर, इस पर आपत्ति भी बहन मायावती की ओर से जताई गई है SC ST कहते हुए, आपको क्यों लग रहा है कि दरअसल खालिस राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया? देखिए चित्रा जी, आपका रेपुटेड चैनल है और आप भी बहुत रेपुटेड एंकर हैं। आप बीजेपी ने अगर दलितों के लिए कोई मुहिम चलाई है आप कह रहे हैं, तो उससे पहले आपको कहना पड़ेगा कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कुमारी बहन मायावती ने जितना काम किया इतना किसी ने नहीं किया। तो मुझे हल्का सा दिक्कत थी, इसलिए मेंशन करा प्लीज। जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, जहां तक बात समाजवादी पार्टी की है, ये ना हमारे साथ पहले बीएसपी से पहले लोकदल में थे, और बीएसपी के एक दिन बहुत बड़ी रैली लखनऊ में हो रही थी, मंच पे थे, मैं भी था एज ए राष्ट्रीय महासचिव बीएसपी का, 4 स्टेट देख रहा था। तो मौर्य जी संचालन कर रहे थे, तो कहते हैं आप अब आने वाले समय में आरएलडी को पूरी बहुमत से जिताना, आरएलडी को। तो इनकी जबान फिसल जाती है, ये कुछ भी बोल देते हैं। और इनके पार्टी के जब जो शिवपाल यादव जी, पूरा पार्टी 2 धड़ों में बट गई थी, डिंपल जी को चुनाव जीतने के लिए उनके पैर छू करके लोग लेकर क्या इकट्ठे हैं, भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान आ चुका है कि ये उनका निजी बयान है। इमीडिएट समाजवादी पार्टी को रोल बैक करना चाहिए, और ये बेसिकली मुद्दा बच नहीं जाता। और जो पिछले 4-5 दिन से चल रहा है, ये समाजवादी अपना फायदा उठाना चाहती है, उधर से बीजेपी भी उठाना चाहती है, और इसलिए इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, नहीं तो ये मुद्दा कुछ बचता नहीं है। और बहन जी ने ट्वीट इस पे दे करके अपनी पूरी सफाई दी है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जिस तरीके से बात कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, बहन मायावती आपको गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिला रही हैं कि जब एक दलित
परिवार से आने वाली महिला मुख्यमंत्री बन रही थी, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया है, और आज आप लोगों को दलितों की याद आ रही है, ये कहते हुए सीधा हमला किया है उन्होंने आप पर। चित्रा जी धन्यवाद। चित्रा देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब परोक्ष रूप से कोई बात नहीं कह पाती या जवाब नहीं दे देती तो अपनी प्रॉक्सी पार्टीज का इस्तेमाल करती हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, और आज हमको वही देखने को मिल रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी के पीछे कौन है ये पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी 2022 का इलेक्शन हुआ और पहले भी बहुजन समाजवादी पार्टी जब हमारी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ नहीं खड़ी हो सकती तो वो किसी के लिए नहीं खड़ी हो सकती। 2019 में तो आप ही के साथ खड़ी थी जी। बता रहा हूँ, वही आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जिस स्टेट है गेस्ट हाउस कांड की बात कर रहे हैं वो बहुत पुरानी बात हो गई, और अगर उसका दर्द इतना ही होता तो 2019 में मानी बहन जी हम लोगों के साथ में क्यों चुनाव आती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये इमोशनल कार्ड खेल के अब जो बची कुची राजनीति है उसको संवारने की है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन रामचरितमानस पर मौर्य जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है ना, समाजवादी पार्टी तो उनके साथ खड़ी है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। माफ कीजिएगा चित्रा जी, रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान तो बिल्कुल ठीक है ना, सपा के एजेंडे को सूट करता है। नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। देखिए एक बात आपको बताएं, ये वर्ण व्यवस्था शुरू कहां से हुई चित्रा जी? वर्ण व्यवस्था जो है वो मनुस्मृति से आई ना। 1000 ईसा पूर्व तक कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। है मनुस्मृति। आशुतोष वर्मा जी, भारत का संविधान पढ़ेंगे ना, भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से उसी राम का चित्र उसमें लगाया गया था। नहीं, आप मनुस्मृति कहां से कहां जा रहे हैं? मनुस्मृति कब आज कौन पढ़ता है? मनुस्मृति में क्या है? फिर आप 4 लाइन में बोलेंगे कि जाति की बात है, इससे ज्यादा तो आपने भी नहीं पढ़ा होगा आशुतोष वर्मा जी। जन्म के हिसाब से कभी कोई बात नहीं थी। हाँ, 800 और 600 ईसा पूर्व इसको जन्म के हिसाब से कर दिया गया है। तो अगर क्या लगता है कि अगर आपको किसी एक वर्ण को गाली देने से आप खुश होते हैं? इतने साल सत्ता में रही समाजवादी पार्टी, आज ही आपको मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था की याद क्यों याद आ रही है? चित्रा जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से भारत के संविधान को अपना ग्रंथ समझती है, उसी की रक्षा करने के लिए उसी की लड़ाई लड़ती है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई सीना ठोक के करती है। कोई साथ आए तो अच्छा, कोई साथ ना आए तो भी अच्छा। 2019 और 2014 वाले आंकड़े हैं कि 2019 के आंकड़े बिहार और उत्तर प्रदेश के कैसे जातियों को इंटैक्ट करने में कामयाब रही बीजेपी, और अब तो 2024 में राम मंदिर में दर्शन पूजन भी शुरू हो जाएगा, और यही बातें क्या ज्यादा चुभ रही हैं? जल्दी से इस पर मैं आपकी टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। यही ज्यादा चुभ रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, भक्त जाएंगे दर्शन के लिए, फिर बीजेपी को राम के नाम पर फायदा हो जाएगा। दीपक झा जी, देखिए, राम के आस्था पे, राम के अस्तित्व पे कोई सवाल है ही नहीं। राम पे सवाल ही नहीं है, ये तुलसीदास पे सवाल है। आपको तुलसीदास पे आप सवाल कर रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस और रामायण 2 हमारे महाकाव्य हैं। रामायण में जो रामचरितमानस है और रामायण में अंतर क्या मैं बताता हूं। रामायण वाल्मीकि कृत जो है वो दलित थे, उन्होंने राम को एक आदर्श पुरुष बताया है, और रामचरितमानस में राम को एक सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में बताया गया है। तो ये दोनों अंतर है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, कहां से लेकर आते हैं ये सब विचार दीपक झा जी? कैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप? वही रामचरितमानस घर घर में पाठ किया जाता है, आप बता रहे हैं रामायण और रामचरितमानस में इस तरह का अंतर है। चित्रा जी, बात यह है, मतलब किस बौद्धिक स्थिति में आप लोग आ चुके हैं रामचरितमानस के? वो उसे तुलसीदास ने जाति का विरोध किया था, क्यों नहीं पढ़ते हैं उनके बाकी के चौपाइयों और दोहों को आप? तुलसीदास जी कोई भगवान तो नहीं थे, एक कवि थे, उन्होंने राम की महिमा पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, मतलब बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है ना दीपक झा जी? तुलसीदास ने चौपाई लिखा है, पूजय विप्र सकल गुणहीना, पूजय शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। मतलब अगर विप्र गुणहीन है तो भी उसकी पूजा करो, और शूद्र गुणहीन है और तो उसकी तो पूजा नहीं करेंगे, लेकिन अगर ज्ञान से प्रवीण है तो भी उसकी पूजा मत करो। ज्ञान कितना कम है मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड। पॉलिटिक्स पर रहते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है, धूत कहे अवधूत कहे, राजपूत कहे जुलाहा रहे कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति पे गारब न सो। ये भी तो उन्होंने लिखा है ना, जाति पर कुठाराघात है ये। एक ही व्यक्ति को आप दो चश्मे से नहीं देख सकते। नहीं, दीपक झा जी, संगीत रागी जी आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन देखिए जाति गिनने से किस तरह से मिलेंगे वोट, जरा उसके बारे में दर्शकों को हम समझा देते हैं, उसके बाद हम आपके पास लौटेंगे। बिहार का वोट गणित साल 2019 का देखिए, यादवों ने 55% यूपीए को, आरजेडी को वोट किया था, एनडीए को 21% गया था, ओबीसी 8% यूपीए को, तो यहां पर 73% एनडीए को मिला था।
एससी 17% गया था यूपीए को, आरजेडी कांग्रेस पार्टी को, तो एनडीए को 76% दिया था। ये बिहार का वोट का पूरा गणित 2019 का हम आपको दिखा रहे हैं। 40 वहां पर लोकसभा की सीटें हैं और उनमें से 39 पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। नीतीश कुमार उस समय बीजेपी के साथ में थे और ये आप देखिए, यही ज्यादा बेचैनी है ना। नहीं, यूपी का भी देख लीजिए। एक सेकंड सर सुनिए। तुलसीदास के रामचरितमानस को आप लोग आज राजनीति का हथकंडा बना रहे हैं, तो उसके पीछे यही अंगगणित है। एक बार ये आंकड़ा भी देखिए, हंसने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रामचरितमानस पर यहां पर बैठकर इस तरह के अट्ठास की जरूरत नहीं है। एक सेकंड शांत रहिए। यूपी का वोट गणित सुनिए, मेरी बात पहले। यूपी का वोट गणित देखिए। यूपीए को यादवों ने 60% दिया था और ये यूपी का महागठबंधन को 23%। यादव, मुझे लग रहा है कि यहां पर एनडीए और महागठबंधन की बात होगी, यूपीए गलत लिखा हुआ है। प्लीज इसको ठीक कराइए अगर मैं सही हूं तो। यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता देती हूं आपको। 2019 का आंकड़ा मेरे पास इस वक्त लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का देखिए, बीजेपी को 82%, 82% ब्राह्मण ने वोट किया था, 6% महागठबंधन को 2019 में, जिसमें मायावती और अखिलेश यादव साथ में थे। राजपूत 89% बीजेपी को वोट करता है, 7% महागठबंधन को। जाट 91% वोट करता है, 7% महागठबंधन को। अपर कास्ट बाकी के अदर्स को ले लें, 84% करता है, 10% महागठबंधन को। बहन मायावती और अखिलेश यादव जिसमें साथ थे। यादवों ने 60% वोट किया था, अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन को 60%, लेकिन यहां पर 23% वोट बैंक बीजेपी भी यहां पर जुटाने में कामयाब रही थी। कुर्मी कोयरी 80% गया था बीजेपी के पक्ष में, 14% महागठबंधन के। जाटव जो बहन जी की पार्टी को वोट करता है, जाटवों ने यहां पर एक बड़ी आबादी 75% महागठबंधन को वोट करती है, मायावती को और अखिलेश यादव को, जबकि बहुत छोटी सी आबादी यहां पर वोट करती है 17% ही बीजेपी को। अदर ओबीसी 72% वोट करता है बीजेपी को, तो 18% वोट करता है यहां पर महागठबंधन को। यही दर ज्यादा है ना। मैं संगीत रागी जी 10 सेकंड। हाँ, चित्रा जी, तो क्या आप ये कहते हैं कि भाजपा जातिगत राजनीति नहीं करती? अरे मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट देने किसी को नहीं बैठी हूँ ना। मैं तो आपको आंकड़ा, चूंकि आप रामचरितमानस को आधार बना रहे हैं ना, आप बीजेपी को लीजिए निशाने पर। कौन मना कर रहा है? मानस की बात, रामचरितमानस को जाति में बांटकर अपनी गंदी राजनीति चमकाने की क्या कोशिश की जा रही है? संगीत रागी जी, ठीक है सर, सब आपका विवेक कितना है समझ में आ गया मुझे। लिखा है ढोल गंवार सूत्र प्रश्न, तो लिखा है, तो उस पर आप चर्चा करेंगे। पूरा क्या किस संदर्भ में कहा गया है? ढोल गंवार किसने लिखा है, किस संदर्भ में किया, कौन से संदर्भ में कहा गया है, कौन से संदर्भ में कहा गया है? दीपक झा, नहीं संदर्भ बताइए, गलत व्याख्या नहीं, संदर्भ बताइए। नरेंद्र मोदी पर मत जाइए, आप बताइए रामचरितमानस में किस संदर्भ में ये व्याख्या की गई है। आप ये बताइए ना कि गलत आप लोग जानकारी देते हैं दर्शकों को और वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक है, संगीत जी को बोलने दीजिए, संगीत जी को बोलने दीजिए। और जिस समय चित्रा जी आप रोकिएगा, मैं उठ करके चला जाऊंगा। उनके जिस समय वो पैदा हुए थे ना, उनके माँ बाप ने उनको त्याग दिया था। झूठी बातें यहाँ पर मत कहा करिए। रामचरितमानस को पढ़ कर आइए, तुलसीदास को पढ़ कर आइए, फिर अपना ज्ञान दीजिएगा। आप चुप रहिए, उनको बोलने दीजिए। रामायण को भी पढ़ के रामायण ब्राह्मण की औलाद थे, पढ़े कहाँ पे वो जन्मे थे, उनकी पूरी जिंदगी को आप बताइए ना। पूरी जिंदगी क्यों बताना? तुलसीदास जी हिंदुस्तान के लिए क्या मायने रखते हैं, और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए एक ऐसे व्यक्ति को आज के 500 साल के बाद आप जाति के चश्मे से देख रहे हैं। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, एक सेकंड बोलने दीजिए सर, हो गई बात की बात। आप रोकिए, वरना मैं उठ करके चला जाऊंगा। एक सेकंड, अब उनको बोलिए। बदतमीजी के थोड़ी सी एक सीमा होती है। प्लीज एक सेकंड, दीपक झा जी प्लीज अब शांत रहिए। जब बार बार उनको बोलने दीजिए प्लीज। दीपक जी प्लीज बोलने दीजिए उनको। बोले वो 10 बार बोल चुकी हैं संगीत रागी, और आप शुरू किए जा रहे हैं, रुकना बंद कर रहे हैं, तो बोलने दीजिए। अभी खत्म प्लीज। दीपक एक सेकंड प्लीज बोलिए संगीत जी। मैं उठ करके चला जाऊं? नहीं आप बोलिए, अपनी बात रखिए। या तो रोकिए, जो अनपढ़ और ऐसे लोगों को प्लीज ध्यान रखिएगा। वो नहीं बोलेंगे दीपक बीच में। बोलिए। सबसे पहली बात तो पहले तो शुरुआत में लगता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात कही, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में एक प्रकार का एक कार्य विभाजन हो गया है, जिसमें उनके नेता आकर के रामचरितमानस को गंदी गंदी गालियां देंगे, राम के चरित्र का, उदात्त चरित्र का उसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आकर के नेशनल टेलीविजन पर कहेगा कि इसे हम तो सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। तो एक गंदी राजनीति, इस प्रकार का जातीय राजनीति जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जानबूझ करके
जो 2014 और 2019 के अंदर जो हिंदुत्व और विकास का जो एक मूवमेंट खड़ा हुआ है इस देश में, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस और ये पूरी जितनी पार्टियां, प्लीज जस्ट सड़क, दीपक जी प्लीज जस्ट सड़क, एक सेकंड संगीत रागी जी आराम से, प्लीज दीपक जी प्लीज वहां पे समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने ये बात कही है। आशुतोष वर्मा जी बने हुए हैं, वो जवाब अपना दे देंगे अच्छे से, आप मत बोलिए। देखिए चित्रा जी, मैं उठ करके चला जाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं उठ करके चला जाऊंगा, इतना बदतमीजी कोई करेगा वो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग धर्म की नहीं, मैं इतनी देर तक, दीपक जी प्लीज, ये लंपटता वाला व्यवहार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं बोलेंगे, ठीक है। समाजवादी पार्टी से आपका सवाल है, वो जवाब दे देंगे। दीपक जी आखिरी बार मैं कह रही हूँ आपसे हाथ जोड़कर प्लीज, अब उम्मीद है जब मैं सवाल लेकर आऊंगी तभी आप बोलिएगा। कहां से अनपढ़ गवारों को आप बुला लेती हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं, उनका सपा से सवाल है ना, सपा के प्रवक्ता आशुतोष मैं बोल रहा हूँ, इतनी देर से तुम बकबक किए जा रहे हो टेलीविजन पर, ठीक है, तुमको पता क्या है? ठीक है, तुमको क्या पता है वेदों के बारे में? क्या पता है तुमको उपनिषदों के बारे में? तुमको पता है पृथ्वी सूक्त के बारे में क्या है? पर्सनल नहीं, मेन आ जाते हैं रामचरितमानस पर, पर्सनल अटैक नहीं। चार अटैक है, चार दुकान चलाने वाला आदमी आकर के ठीक है साहब, एक सेकंड यहाँ पर, एक सेकंड दीपक झा जी प्लीज, ये तरीका बिल्कुल गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। दीपक झा जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मर्यादा का पालन कीजिए। सपा से आशुतोष वर्मा यहाँ पर सपा का पक्ष रखने के लिए वो काबिल है, बकबक करने की इसकी आदत हो गई है हर जगह टेलीविजन। पर्सन मत होइए, थोड़ा सा आराम से सर, ठीक है, बहुत सभ्यता के साथ, राम जी ठीक है, दीपक झा जी, दीपक जी प्लीज, अब हो गया जी, बिल्कुल। अब ध्यान रखेंगे आप, जब मैं सवाल पूछूं तभी बोलिएगा प्लीज। बिल्कुल, आपके ही सवाल का जवाब ठीक है, तो अभी शांत हो जाइए, मैं गुजारिश कर रही हूँ, ठीक है। संगीत जी, सपा ने एक प्रकार का कार्य विभाजन कर रखा है, जिसमें सपा का प्रवक्ता आकर के नेशनल टेलीविजन पर कहता है कि राम के उदात्त चरित्र के साथ हम खड़े हैं, रामचरितमानस के बारे में हम कोई भी गलत सब चीजों का हम समर्थन नहीं करते हैं, और अपने नेताओं को खुलेआम रामचरितमानस के पर भद्दे भद्दे टिप्पणियों के लिए, मेरा एक सवाल है, क्या आप ऐसी ही टिप्पणियां बाइबल और कुरान पर खड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको डर है कि अगले दिन आपका सर तन से अलग हो जाएगा। इस डर से आप नहीं करते हैं। और यहां भारत के इतने पवित्र ग्रंथ के बारे में, जिसके जो हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भगवान राम का दरबार था। भगवान राम का वो दरबार कहां से आया था? और लोग कहते हैं वाल्मीकि का रामायण को आप उठा करके देखिएगा, लगभग वो ट्रांसलेशन है, ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन है। जो पढ़ते हैं उसको, उनको पता है इस चीज को लेकर के। तीसरी बात मेरा ये कहना है, आपको सब चीज कीजिए, लेकिन कम से कम अपने धर्मग्रंथों के बारे में इतनी बातें तो इस ढंग से गलत चीज नहीं है। अंबेडकर को पढ़ लेते हैं, हु आर शूद्राज, शूद्राज हमारे यहां कौन लोग थे? शूद्रों की क्या हुआ करती थी? वर्ण व्यवस्था। एक बंधु आकर के बोले वर्ण व्यवस्था तो मनुस्मृति से आई है। अरे वेदों को आप जाकर के देखो, ऋग्वेद में एक ही घर में चारों वर्ण मिला करते थे। गीता में कहा चतुर्धर्मान मयाकृत्या गुण कर्म चतुर्धर्मान मयाकृत्या गुण कर्म विभाग सा, ये गुण और कर्म के आधार पर हुआ है। 108 उपनिषद हैं, जरा पढ़ करके देखो। ब्राह्मण कौन है इसकी व्याख्या अलग अलग सभी ने की है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। आपने 1857 के बाद जब सेंसस शुरू हुआ इस देश में, तब अंग्रेजों ने जातियों के बारे में लिखना शुरू किया। और 1800 पहला सेंसस में जब आया था तो उनके कॉलम में जाति के कॉलम के आगे क्या क्या लोगों के लिए बौद्ध लिखा, किसी ने पंजाबी लिखा, किसी ने सिख लिखा, किसी ने जैन लिख दिया। फिर दूसरा सेंसस, तीसरा सेंसस, चौथा सेंसस में जाकर के ये क्रिस्टलाइज हुआ। तो ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको ढो करके राजनीति में ये हमारी इस देश की गंदी प्रवृत्ति हो गई है। और कौन है? समाजवादी पार्टी। कम से कम मायावती जी तो एक महिला थी और एससी का प्रतिनिधित्व करती थी। उनके साथ मुलायम सिंह ने कौन सा, आप यदि डेटा देखेंगे तो जिसे तथाकथित ओबीसी कहते हैं, उन्हीं लोगों ने दलितों के साथ ज्यादा अत्याचार किया है और विभत्स अत्याचार किया है। यही तो मुलायम सिंह थे जो कहते थे कि ये बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, ये तो चरित्र और संस्कार लेकर के पैदा हुए हैं इस प्रकार के।
ऐसी ही पार्टी ऐसे लोगों को उकसा रही है जो रामचरितमानस के बारे में इस प्रकार के गलत आचरण। राजू दास जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन धर्म की राजनीति तो संगीत रागी जी अब बीजेपी की ओर से की जाएगी तो वो जाति लेकर आएंगे। मैं तो कहता हूं आप धर्म की राजनीति कीजिए ना, जरा बाइबिल और कुरान के बारे में बोल करके दिखाओ ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो बाइबिल और कुरान के बारे में भी बोल करके दिखाओ। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, संगीत रागी जी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं सभा पर, जवाब दें। देखिए चित्रा जी, संगीत रागी जी अपने हिसाब से कुछ भी बोल दें। देखिए कहानी क्या है, जब मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बताता हूं कि हमारे लिए हमारा जो ग्रंथ है वो है सब भारत का संविधान, और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो एक चीज कहा था कि मैंने एक व्यक्ति एक वोट की आपको आजादी तो दे दी है, लेकिन इसको अगर लागू करने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो इसको जलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। आज स्थिति लगभग वही है। इस देश में जिस तरीके से आरक्षण पे कुठाराघात हो रही है, मैं आपको उदाहरण के साथ समझा सकता हूं। हायर एजुकेशन की स्थिति आप देखिए आज देश में क्या हो गई है। सन 90 के बाद में सन 97 में SC ST को हायर एजुकेशन में आरक्षण मिला और 2006 के बाद OBC को मिला। इन भारतीय जनता पार्टी वालों से इतना नहीं सहा गया और ठीक 12 साल बाद 2018 में 13 पॉइंट रोस्टर लेके आ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बोल दे एक बार 13 पॉइंट रोस्टर पे उठा पाए। जब हमने आवाज उठाई कि आरक्षण पे कुठाराघात हो रहा है तब जाके ये पीछे हटे। यही वो लोग थे जो हमको सांप और छछूंदर बोलते थे, यही वो लोग थे जो अखिलेश यादव जैसे पिछड़े व्यक्ति का अगर मुख्यमंत्री तक हो गया उसके घर को अरे आशुतोष वर्मा जी, जब एक पिछड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री हो गया यानी कि एक राज्य के शीर्ष पर वो पहुंच गया, एक पिछड़ा इसी देश का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी है। कहाँ आप जा रहे हैं? आप जातियों में क्यों बांट रहे हैं? आप जातियों का वैमनस्य फैलाने का क्या काम आशुतोष वर्मा जी नहीं कर रहे हैं? उसी जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया ना। आप कह रहे पिछड़ा इस देश का प्रधानमंत्री है और उनके लिए उनकी ओर से जो योजनाएं भी चलाई गई हैं लगातार। जब आप अपना बयान दे रहे थे, हम दिखाइए एक बार, दिखाइए भाई किस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं मौजूदा वक्त में। अगर आप कहेंगे कि नहीं अब इनके साथ ये बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इनके साथ ये अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, इसी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने यादवों की आबादी कितनी है? 10-11% है ना। वो उसी यादव जाति से आने वाले अखिलेश यादव जी 2012 में 224 विधानसभा की सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बनते हैं आशुतोष वर्मा, और आप आज यहाँ पर बैठकर जाति का रोना रो रहे हैं आशुतोष जी। दलितों पिछड़ों पर खर्च, ठीक है, दलितों पिछड़ों पर खर्च कितना हुआ है वो दिखा रहे हैं। SC ST के लिए 9 केंद्रीय योजनाएं चला रही है सरकार, 14,287 करोड़ रुपए खर्च भी कर रही है। दरअसल कुछ आंकड़े आशुतोष वर्मा जी, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूं, रामचरितमानस को अगर आप लोग आधार बनाएंगे तो फिर मुझे सच देश के सामने रखना जरूरी है। मैं यहाँ किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हूँ आशुतोष जी। बिल्कुल मैं देश की बड़ी पत्रकार हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करती हूँ, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर रामचरितमानस को आप आधार बनाएंगे और तुलसीदास को जाति में बांटेंगे तो फिर इस सोच पर शर्म करने की जरूरत है। मौजूदा पूछ लेती हूँ ब्रजलाल जी, पूछ लेती हूँ, ठीक है ब्रजलाल जी आरक्षण को लेकर वो आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्रजलाल जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दलितों का दमन किया। दलित बाबा साहब को अपना मसीहा मानता है, देवता मानता है, संविधान निर्माता थे हमारे। 5 सितंबर 2016 हज हाउस का उद्घाटन हो रहा था। अखिलेश जी बैठे थे मंच पर। आजम खान ने कहा ये मूर्तियां जो उठाए खड़ी हैं ये कहती हैं जहां मैं हूं वो प्लाट मेरा है और आगे वाला प्लाट भी मेरा है। बाबा साहब को भूमाफिया कहा था। अखिलेश जी ने टोका नहीं, मुस्कुराते रहे। दूसरा उदाहरण, मैं ST ST कमीशन का चेयरमैन था। जब मैं 18 में गया तो अखिलेश जी के समय जो मैं ST ST कमीशन था जिसमें केवल ST और ST होते हैं, अध्यक्ष दोनों उपाध्यक्ष गैर दलित, 17 मेंबर होते हैं, केवल 5 दलित थे, खाने में नमक की तरह डाल गए थे, और बाकी उसमें अंजुम, अरुण यादव, सीमा उपाध्याय, जो वॉच डॉग था ST ST कमीशन, उसको अखिलेश यादव जी ने गैर दलित आयोग बना दिया। पिछड़ा और माइनॉरिटी कमीशन को टच नहीं किया। तो ये वॉच डॉग था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। बाबा साहब का अपमान किया। और बहुत लंबे किस्से में तो इटावा का SSP रहा हूं, मैं तो इस पार्टी के उत्पीड़न का खुद शिकार रहा हूं। दूसरा, मेरे खिलाफ ये अखिलेश यादव ने, मैं भी अनुसूचित जाति से आता हूं, 18 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया था। बाराबंकी में मेरा दोष ये था कि मैंने आतंकवादी पकड़ा था और एक आतंकवादी लू लगने से मर गया था। इन्होंने केस वापस लिया,
मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम किया, मुझे जेल भेजने का प्रयास किया, ये सफल नहीं हो पाए। और उसके बाद जो केस वापस लिया था, 14 केस लिया था वापस आतंकवाद में, और हाईकोर्ट ने वापस नहीं होने दिया, सब में सजाएं हो गई। तो ये पार्टी हमेशा दलितों का दमन करती रही, और यही कारण है तो 2019 में इन्होंने समझौता किया, सोचते दलित इनको सब वोट देंगे, लेकिन दलित कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वो प्रताड़ना होती है, मार खाता है, तो समाजवादी पार्टी से। एक केस में आपको जिसमें मुझे गिरफ्तार किया गया था, और वो केस है 15 मई 2016, और एक मुसाफिर राम दलित थे आजमगढ़ खुदादातपुर, उनको पीटा गया, इनके जो वोट बैंक है आजमगढ़ का, एक जात धर्म विशेष का, और उन्हें ST एक्ट का मुकदमा कायम कर दिया। उन्होंने कहा इनकी हैसियत हो गई ऐसी, हमला किया गया, तमाम दलितों के घर जला दिए गए। के सरोज अनुसूचित जात के DSP थे, उसको गोली मारी गई, हाथ में गोली लगी, SDM का सर तोड़ दिया गया, और उसके बाद घर जला दिए गए। और मैं जा रहा था उसमें जांच करने, जैसे मैं बाराबंकी पहुंचा, मुझे गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने जाने नहीं दिया। और जब मैं ST कमीशन का चेयरमैन हुआ, तब जाकर उन दलितों का न्याय मिल पाया। तो ये लोग तो घर जलाने वाले, ये लोग दलितों का उत्पीड़न, इसीलिए 2019 में भले इन्होंने समझौता किया था, लेकिन दलितों ने इनके वो वोट नहीं दिया, 5 सीट पर सिमट गए। तो ये जो है, और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सबसे जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो मकान हो, भाई मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन धर्म के आधार पर तो आरोप लगते हैं ना कि धर्म विशेष की राजनीति करती है बीजेपी। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। राजूदास जी बहुत देर से, आशुतोष जी उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। राजूदास जी आधे घंटे से बैठे हुए हैं, उनके पास एक भी सवाल लेकर मैं नहीं जा पाई। राजूदास जी, एक तरफ धर्म की राजनीति होती है, वो जाति की राजनीति कर रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क तो हुआ नहीं फिर? नहीं, सुनिए, मैं निवेदन करूंगा, मैं किसी जाति के नाम पर यहाँ नहीं बैठा हूँ। कष्ट इस बात की है कि आपने हमको आधा घंटा मौका नहीं दिया, और लोग को 2-2, 3-3 बार मौका दिया। आपसे भी मुझको नाराजगी है, अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराजगी थी, लेकिन आपसे भी नाराजगी है। कष्ट इस बात की है, सर पॉलिटिकल बात हो रही थी इसलिए फिर नहीं आई, अभी धर्म की बात है। नहीं, आपने ऐसे लोगों को चैनल पे बैठा के रखा है जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी पे टिप्पणी करना शुरू कर दिया। मैं शुरुआत करता हूं समाजवादी पार्टी से। मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी से कि राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, रामचरितमानस भाजपा RSS संघ का नहीं, सामान्य साधारण से साधारण हिंदू जनमानस का है। उस समय में भी तुलसीदास जी का विरोध हुआ, हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार लोग, समाजवादी पार्टी जैसे लोग तब भी थे, जो लोग तुलसीदास जी का विरोध क्या करे, ये तो तुलसीदास ने रामायण लिख दिया, अब तो छोटे लोग भी पढ़ लेंगे, ये संस्कृत से हिंदी में कर दिया, ये क्या होगा? ये ब्राह्मण लोग इतना पगला गए, जैसे आशुतोष झा बोल रहा है, ये भी पंडित है, पागल हो गया है। ऐसे पंडित लोग पागल, ये लोग नहीं, मैं कष्ट इसलिए मैं बोला, ये पंडित लोग पागल हो गए। उस समय में तुलसीदास जी को क्या क्या नहीं कह डाला, तब जाकर भगवान की कृपा हुई और स्वयंभू भोले का हस्ताक्षर हुआ। जैसे रामचरितमानस में लिखा है, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, कोई पाए बो रहा है, कोई खाए बो रहा है। कनक की उपमा धतूरे के बीज से भी की गई है, कनक की उपमा स्वर्ण से भी किया गया है। मेरा निवेदन बस इतना ही है कि एक तरफ तो माननीय अखिलेश जी कहते हैं हम किसी भी संप्रदाय के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, तो मैं हाथ जोड़कर अखिलेश यादव जी से निवेदन करता हूं, उनके प्रवक्ता वर्मा जी बैठे हैं, उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, क्या डॉक्टर लोहिया ने अयोध्या में रामायण मेला लगवाया था, तो क्या रामचरितमानस से ये सारे दोहे निकाल दिए थे क्या? मैं निवेदन करता हूं, अभी बैठे हैं एक झा साहब, महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस का चिंतन किया था, उसी के परिकल्पना पर तुलसीदास जी ने रामायण लिखी।
अब मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस के लोग, जो बसपा के लोग हैं, मैं निवेदन करूंगा कि किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। आप जातिवाद तक खो करिए, जितना जीमा है उतना कर लो महाराज, लेकिन आप इसमें भगवान को छोड़ दो, हमारे धार्मिक पुस्तकों को छोड़ दो। ये बार बार आप देखिए कष्ट इस बात की है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी भी नहीं चुप हो रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, और पूरा प्रसा अखिलेश यादव जी का है। कष्ट इस बात की है कि अगर दम होता बाइबल के बारे में बोल देते, कुरान के बारे में बोल देते, 72 टुकड़े आपका हो जाते। और तो और छोड़िए, हिंसा की बातें नहीं कहा जा रहा है। हाँ, हिंसा की बातें नहीं करेंगे। नहीं कहा मैं हिंसा की बात कर रहा हूँ, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। हमको आतंकवादी कहा जा रहा है, हमको ढोंगी कहा जा रहा है, हमको राक्षस कहा जा रहा है। कोई बोल रहा है क्या? अगर आप और किसी धर्म गुरु को बोल दो, राह पाओगे क्या? हालत खराब हो जाएगी। बाइबल के बारे में बोल दो, नहीं बोल सकते। कुरान की कुरीति के बारे में बोल दो, आप नहीं बोल सकते। हम सहिष्णु हैं, हम सिर्फ बोलते हैं, इसके नाते जो मैं चाहिए मैं आता बोल के चले जाते हैं। आप शास्त्रार्थ अगर आपको करना है, धर्म गुरुओं के साथ बैठकर शास्त्रार्थ कर लीजिए झा साहब, लेकिन बदतमीजी वाली भाषा चैनल पर बैठकर तुलसीदास जी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में आप नहीं बोल सकते। आशुतोष वर्मा जी, मलूक नागर साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष वर्मा जी। नहीं देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े सम्मानित है और हमारे बड़े क्लोज लोग भी हैं, लेकिन ये लोग तब क्यों नहीं बोलते हैं जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण पे कुटाराघात करती है? तब क्यों नहीं ये लोग? ये तो सांसद हैं, क्यों नहीं कहा कि आज भी देश में 97.6% पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, 95% जो है शेड्यूल ट्राइब्स की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, 93.8% शेड्यूल कास्ट की पोस्ट खाली हुई है। क्योंकि स्वयं को लाभ मिल जाए, एक अच्छी संवैधानिक पोस्ट मिल जाए, उसके बाद किसी की बात नहीं उठानी। इन्होंने एक व्याख्या की बात की कि ऐसी बात के लिए, और मैं वहां था जब आप चेयरमैन ने, तो आपने क्यों नहीं इस बात को उठाया? इस तरीके से पुराने वाक्यों को लाके राजनीति में गड़े मुर्दों को उठाने से कोई मतलब नहीं है। आज सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अकेली लड़ रही है, और हम कमेरा पार्टवाद लोग हैं, हम लोग कुर्मी, कोयरी, लोहार, नाई, सब लोग मिलकर एक राष्ट्र को बनाया है, हमारे पूर्वजों ने श्रम से बनाया है। और आज कोई कहता है ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, आज कोई साफ सचुंदर कह के चला जाता है, कोई जाके गंगा जल से हमारे घर को देखता है। ये बहुत ही खतरनाक बात है, और मुझे लगता है कि इसको कोई अरे आशुतोष वर्मा जी, जब आपकी सरकार थी तो हटवा लेते ना, किसने मना किया था? 2012 में आप सरकार में चुनकर आए थे, यूपीए की सरकार थी, चेंज करवा लेते। आपको अभी क्यों याद आ रही है तुलसीदास जी की ये रचना? नहीं, आप ये इस बात का जवाब दीजिए, जब आपके पास ताकत थी, आपके पास तो ताकत थी ना, आप चेंज करवा लेते। आपको अभी तुलसीदास जी कल तो लिख कर गए नहीं है या परसों, अब आपको क्यों याद आ रही है? सवाल ये पूछा जा रहा है ना। सर्किट भी बनवा रहे थे, रामायण सर्किट भी आप बनवा रहे थे, ये बात भी सच है। पार्टी बनवा रही थी रामायण सर्किट ना। अभी क्यों याद रामचरितमानस को अभी क्यों आप आधार बना रहे? यही तो सवाल है ना। नहीं, हम रामचरितमानस को कोई अधिकार नहीं बना रहे, हम बता रहे हैं अगर ऐसे शब्दों को लाया जाएगा। अरे तो क्यों नहीं हटा लिया? जब आपके कई बार मुलायम सिंह यादव जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 2012 में प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं हटवाया? तब उस समय कहाँ थे आप लोग आशुतोष जी? किसी बाबा के पीछे बैठा के प्रॉक्सी वॉर कराना भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है। आशुतोष वर्मा जी, यहाँ पर रामचरितमानस की बात हो रही है ना, यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर की बात नहीं हो रही है सर। आप बताइए 2012 में रामचरितमानस कब लिखा गया? रामचरितमानस कब लिखा गया? आज अचानक से राम के नाम पर इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन अगर कोई जाति के नाम से हमको तोड़ेगा, हमको उड़ाना देगा, तो इस देश में ये नहीं चल पाएगा किसी भी तरीके से। अरे साधु संत बताते हैं कि ताड़ना का मतलब देखना, मतलब उनकी टेक केयर करना, उनकी भी बात समझ लीजिए ना। जो प्रचलित भाषा थी, रामचरितमानस सिर्फ एक भाषा में तो लिखी, उस समय की लोकल जो प्रचलित, एक सेकेंड मैं तो नतमस्तक ले रहा हूं, मैं कोई ब्राह्मण तो हूं नहीं। ठीक है, जरा मलूक नागर जी को मैं शामिल। मलूक नागर जी, ये दलितों के नाम पर एक अलग तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है क्या? इधर के लोग भी, बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि अगर दलित हमारे साथ रहे तो फिर हमारी ताकत रहेगी। इधर वाले भी को भी लग रहा है कि पिछड़े तो यादव है ही हमारे साथ, दलित आ जाएंगे तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे। ये पिछड़ों और दलितों के नाम की पॉलिटिक्स है क्या? मलूक नागर साहब देखिए, जो अभी हमारे साथी सांसद बैठे हैं ब्रजलाल जी, हाँ। इनको भी दलितों की और पिछड़ों की वोट तो ले लेते हैं, लेकिन कितने पद खाली बैठे हैं? मैं डीओपीटी स्टैंडिंग कमेटी में
बहुत रोज काम करता हूं पिछड़ों के और दलितों के लिए, और जो हमारे समाजवादी के साथी बैठे हैं इनकी एक, बाकी तो सारी बातों से सहमति नहीं है, इनकी एक बात से सहमति है कि वो पद खाली पड़े हुए हैं। पर जब इनकी सरकार थी 2012 से 17 में, तो जब दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए इन्होंने क्या किया, ये भी बात उठती है। अभी एक चीज और भी आ रही है आपके चैनल पे, यादवों को अलग दिखा रहे हैं, पिछड़ों को अलग दिखा रहे हैं, तो अकेले ये समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषण हैं वो कह रहे थे कि साहब जातियों की बात नहीं करनी चाहिए, अलग अलग नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारे लोग आके टेलीविजन पे बैठते हैं। तो मैं चित्रा जी आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा संविधान हमारा ग्रंथ है, और उस ग्रंथ के अनुसार 3 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल अपने अभिभाषण में कहा, पिछड़ों को हमने इतना दिया, दलितों को हमने इतना दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आकर के सदन में कहते हैं पिछड़ों को इतना दिया, दलितों को इतना दिया। 65 साल तक कांग्रेस ने पिछड़ों की और दलितों की वोट लेते रहे और कुछ नहीं दिया, और अब असली बात यह है, कुमारी बहन मायावती जी पिछड़ों के दलितों के लिए करती रही हैं, समाजवादी वाले उनकी वोट लेना चाहते हैं और भाजपा वाले उनकी वोट लेना चाहते हैं। असलियत में उनके हितैषी कोई सी भी पार्टी नहीं है। लेकिन कई बार कंफ्यूजन भी तो हो जाता है ना मलूक नागर साहब, और बहन जी इधर हैं या उधर हैं। 2019 की सियासत तो उन्होंने अलग तरीके से की। सब आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, रामचरितमानस पर विवाद के बहाने उत्तर प्रदेश में क्या जाति की चुनावी सियासत हो रही है। आपके जो जवाब हमें मिले हैं, 58% लोगों का जवाब हाँ में है, 42% लोगों का जवाब नहीं में है। अब रामचरितमानस पर शुरू हुआ ये विवाद कहां पर जाकर थमेगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।